नमस्ते नौकाशी। आप देख रहे हैं नौकाशी और मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी सुजीत कुमार जी के साथ। और जैसा मित्रों आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम एक पर्सनालिटी को लेके आते हैं, एक व्यक्तित्व को लेके आते हैं जो समाज के लिए कार्य किया होता है। उसी सिलसिले में आज हम बनारस के जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी के पास आए हैं, जो कि इसको नाम देंगे हंसराज विश्वकर्मा 3.0, जो कि बहुत तरीके से है। क्यों 3.0 का कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीसरी बार जिला अध्यक्ष बने, जो कि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे नॉलेज है बीजेपी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई 3 बार लगातार जिलाध्यक्ष बने। और वर्तमान में ये एमएलसी भी हैं। तो इससे हम सवाल करेंगे। सबसे पहले जो है विश्वकर्मा सर से हम ये बात करेंगे और कहना चाहेंगे कि सर अपना पूरा परिचय दें, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सर सबसे पहले तो नौकाशी आप मीडिया के हैं, आप सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज छठ पूजा है, छठ पूजा पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना है छठ पूजा पर। हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष वाराणसी एवं विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश। सर हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि जो कि मैं जिलाध्यक्ष से स्टार्ट करूँगा। आप तीसरी बार बने हुए हैं, इस पे हम सवाल बाद में करेंगे। इसके सिलसिले में सर आपने छठ, जो कि एक राष्ट्रीय अगर देखा जाए तो पर्व और उत्सव के रूप में हो चुका है ये, तो बनारस के लिए आपने क्या क्या निर्देश दिए हैं और क्या क्या जो है कि वो सावधानियां बरतने को बोला है? देखिए, ये राष्ट्रीय पर्व तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व हो जाता है जब लोगों का आकर्षण बढ़ता है, लोग इस प्रति अपना ज़्यादा आकर्षण दिखाते हैं तो राष्ट्रीय पर्व हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये और जो पर्व हम लोगों के पड़ते हैं उसी के साथ साथ इसका भी सावधानी है कि सबसे पहले क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम के पहले, स्वच्छता कार्यक्रम के बाद स्वच्छता, और दूसरी बात कि क्षेत्र में प्रशासन को अलर्ट किया गया, प्रशासन को सावधान किया गया कि छठ पूजा इतना महत्वपूर्ण यह है कि अर्घ देने के लिए जब बहनें जब तालाब में अपने आप पूरे आधे शरीर को डालकर पूजा जब करती हैं तो निश्चित तौर पर सावधानी बरतनी है। बाकी अगल बगल जो कुछ जान ही रहे हैं, कुछ अवांछनीय तत्व कभी कभी वो करते हैं, तो उसके लिए भी प्रशासन हमारा यहाँ जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन सभी लोग सावधान हैं। और बहुत अच्छे से आप देखिएगा कि बनारस जिले का छठ पूजा जो है जहाँ जहाँ भी हो रहा है, ग्रामीण अंचलों में, पहले तो शहर में देखा जाता था, लेकिन ग्रामीण अंचलों में भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। पहले इसको हम लोग अभी भी जीवतिया के रूप में देखते थे, लेकिन कुछ पड़ोसी राज्य हमारा बिहार है, उससे संबंधित ज़्यादा लोग यहाँ रहने लगे तो वो अपना यहाँ त्यौहार मनाने लगे, तो इसमें और सब लोगों का आकर्षण बढ़ गया, लोगों का मन बन गया, इस तरह से हो रहा है। सर तीसरी बार आप अध्यक्ष बने हैं, तो बीजेपी के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, ऐसा सर क्या देखा होगा कि आपको तीसरी बार, ये हमारे दर्शक सर जानना चाहते हैं कि तीसरी बार आपको अध्यक्ष पद पे बैठाया। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि बनारस के ही सांसद हैं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो सर ऐसा क्या देखा होगा, आपको क्या लगता है किस बेस पे आपको जो है तीसरी बार 3.0 किया गया? अब ये देखिए, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय धरपाल जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा जी और संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, आदरणीय अपने सुनील बंसल जी, इन लोगों का, अपने वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके दुनिया के नेता, दुनिया को और ऊंचाइयों पर, भारत को दुनिया में ले जाने का काम जो कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे 2012 जनवरी 2016 में जिलाध्यक्ष का यहाँ दायित्व मिला था, एक सेवा का भाव मिला था। बस उस हिसाब से अपना पार्टी का सेवा करता आ रहा हूँ। आगे भी संगठन ने सोचा होगा, ये दिमाग में आया होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका आभार जरूर व्यक्त करूँगा कि 2024 का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को, अगड़े पिछड़े छूटे हुए सभी कार्यकर्ताओं को लेकर एक साथ पिरोकर, एक साथ सूत्र में बांधकर
जो मिशन है अपना, हम लोगों ने जो मिशन रखा है, इस मिशन को पूरा करने के लिए शीर्ष नेतृत्व प्रदेश और देश का नेतृत्व अगर मुझे जिम्मेदारी दी है तो निश्चित तौर पर मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का और सभी अपने कार्यकर्ताओं का, सभी अपने हमारे जो बनारस जिले में जनप्रतिनिधि हैं, चाहे छोटा हो, ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत से लेकर जिला पंचायत से लेकर अपना सभासद, अपने मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपने चेयरमैन गंगापुर, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, सभी पूर्व वर्तमान सभी जिलाध्यक्षों का, सभी लोगों का इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि सब लोगों ने मुझे सहयोग करते हैं और बस उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने का जो अपना अंदर से संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का। और ये पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार भारत में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वाराणसी जिले से सबसे ज़्यादा वोट से जिताने का संकल्प जो हम सभी कार्यकर्ताओं का है, ठीक उसी प्रकार कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं। सर, जो कि आप बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और कद्दावर लीडर हैं, तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए ये सवाल है मेरा, ये आपके लिए अध्यक्ष ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है या एमएलसी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है सर? अरे देखिए, इम्पॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन जो भी सरकार बनती है, चाहे विधायक बनेंगे, चाहे मंत्री बनेंगे, चाहे एमएलसी बनेंगे, चाहे जो भी होगा, उसका प्रथम स्थान जाता है संगठन। इसलिए कि आप सुना होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से, हमारे सभी बड़े नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश नेतृत्व, सब लोगों से जब ये देश के बारे में होता है तो उन्होंने कहते हैं कि सबसे पहले प्रथम देश, उसके बाद मैं। तो उसी तरह से पहले संगठन, उसके बाद एमएलसी, विधायक, मंत्री, जिलाध्यक्ष सर्वोपरि। सर, जो कि एमएलसी है, तो थोड़ा सा बताएं सर कि अपने एमएलसी कार्यकाल के बाद से जितना भी दिन हुआ उसमें आपने और भी, क्योंकि सुना है कि मैंने 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहाँ तक मैंने सुना है, तो उसमें आपने क्या क्या नए कार्य किए हैं और कौन कौन से कार्यों में सुधार किया है? देखिए, अभी नए वो एमएलसी मुझे बनाया संगठन ने, सरकार ने बनाया, उसके लिए सरकार और संगठन, प्रदेश और देश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे सेवा के साथ साथ एक सरकार के, जनता के काम का नई जिम्मेवारी संगठन के अलावा दिया है विकास के लिए। तो निश्चित तौर पर अभी 6-7 महीना मुझे हुआ है, मैंने अभी पहला सेशन विधान परिषद का गया हूँ विधानसभा में, अब दोबारा 28 तारीख से फिर चल रहा है। अभी जो बजट है उस बजट का, जैसे कहीं किसी जगह अगर सड़क नहीं है, वहाँ अपने बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका ड्रेस खराब हो जा रहा है, जूता खराब हो जाता तो सड़क बनवाऊँगा। कुछ किसी को बीमारी है कैंसर का, जिससे इलाज के लिए, उस बीमारी के लिए कहीं बिजली नहीं पहुँचाए तो उसको बिजली के लिए, मतलब सारा काम विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में आपको दिखाई पड़ेगा कि हंसराज अपने एमएलसी का जो है कि पूरा प्रयोग जनता के बीच में ले जा रहा है। सर, जो कि चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, और विपक्षी जो है वो काफ़ी मिले जुले भी हैं, और ये तो एनडीए पर सर एक जिला अध्यक्ष की क्या ओपिनियन है, क्या विचार है सर एनडीए जो उस पर, इंडिया गठबंधन पे? आपको अब क्या बताएं, सारे इंटरव्यू आपके सामने आते हैं। इंडिया जो बनाया इन लोगों ने, वो अलग अलग पार्टी है, लेकिन इंडिया एनडीए के समकक्ष इन्होंने बना दिया है। लेकिन भारत जैसी पार्टी का शासन करना, भारत जैसी पार्टी को पूरे विश्व में अपना एक स्थान स्थापित करना हमारा शीर्ष नेतृत्व संगठन और सरकार ने दिखा दिया है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में इन लोगों का जो हश्र होगा, पहले भी हुआ है। जहाँ तक चुनाव का बात है, जितने बहुमत हम लोग 2019 में लाए थे और 2014 में लाए थे, उससे ज़्यादा 2024 में हम लोग बहुमत पूरे भारत में लेकर आएंगे। सर, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा वक्तव्य दिया था कि मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो समझने की चीज़ है। तो क्या आपको लगता है सर कि वाकई में नीतीश कुमार जी कुछ घबरा से गए हैं, या फिर उनके वक्तव्य इस तरीके से आ रहे हैं, या इंडिया गठबंधन से वो बाहर होना चाहते हैं? उन नीतीश कुमार जी के विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, किसी भी काम में धैर्य रखना चाहिए। इस दुनिया के अंदर चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे हम हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे अपने मुख्यमंत्री, चाहे नीतीश कुमार जी हो, सभी लोग, सबको धैर्य रखना। धैर्यवान जो होता है आदमी बहुत बलवान होता है।
इतना जल्दी बौखलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उनसे गठबंधन था, अपने उन्होंने जनता दल यू से भी ये जनता दल लालू पार्टी से भी गठबंधन किया, और भी तरह से चल रहा था। अब उनका विचार है कि थोड़ा कुछ उनके मन के अंदर है कि मैं कुछ और करूं, तो ठीक है, आने वाला समय 4-5 महीना बचा हुआ है, करके चुनाव में वो देख लेंगे कि जनता उनके साथ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि देश के साथ है। 2024 में जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा की क्या भूमिका होगी? निश्चित तौर पर जो पहले भूमिका हम लोगों ने किया है, आपको तो मैं बता दिया कि 2014 में अच्छे ढंग से, मैं उस समय जिला अध्यक्ष नहीं था, मैं जिला मंत्री था भारतीय जनता पार्टी संगठन में। 2015 में सदस्यता प्रमुख बना, 2016 में जिला अध्यक्ष बना। लगातार हम लोग चुनाव, चाहे 2014 का हो, चाहे 2017 का हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2022 का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, इस बार तो हम सब लोगों ने मिलजुल कर रिकॉर्ड काम किया है। तो आने वाले दिनों में आपको मैं बता दिया पहले भी कि हम लोगों ने पूरा संगठन हमारा बूथ स्तर से लेके बूथ समिति से लेके सारे हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ सभी कार्यकर्ता ये कमर कस लिए हैं कि भारत जो है, प्रधानमंत्री भारत में लोकप्रियता में जो अपने जनता के प्यार से प्रथम स्थान पर हैं पूरे विश्व के अंदर, भारत माता को विश्व गुरु बनाने का जो उनका संकल्प है, तो हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को वाराणसी से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोग जिताएंगे। हर समाज का समर्थन उनको मिल रहा है, उसमें और समर्थन हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि इंडिया गठबंधन को कुछ दिन पहले से देखा जा रहा है कि सपा वाले थोड़ा सा अलग से हो गए, तो क्या सर लगता है कि यूपी में लोकसभा में जो चुनाव होगा उसमें आपका दमदारी से विपक्ष कौन पार्टी हो सकती है? क्या सपा हो सकती है या कांग्रेस या फिर आप पार्टी या इस तरीके? अब यहाँ तो विपक्ष देखिए कोई ना रहता, लेकिन कुछ न कुछ तो रहेंगे। आम आदमी पार्टी की तो बात मत करें, उससे तो कई लोग जेल में जाने वाले हैं, उनके मुख्यमंत्री भी जेल में जाने वाले हैं। जो ही ईडी के सामने कभी जाएंगे तो तुरंत वो उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जान ही रहे हैं जो जाते हैं बिना साक्ष्य का कोई है नहीं। अब आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर 503 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है, ऐसे 100-200 करोड़ रुपया हर लोगों के यहाँ पकड़ा रहा है। ये तो ऐसा नहीं है, तो निश्चित तौर पर यहाँ विपक्ष तो रहेगा ही, चाहे उसमें इंडिया मिलकर लड़ें, नहीं लोग लड़ेंगे तो सपा रहेगी, और बाकी नहीं कोई समझ में आ रहा है कि विपक्ष में। हम लोगों ने यहाँ पूरी की पूरी सीट जीतने का हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। सर, अभी कुछ दिन पहले जो है, कुछ दिन क्या, अभी लास्ट 2 डेज अशोक गहलोत जी ने बोला कि ईडी, सीबीआई या इस तरीके की जितनी एजेंसियां हैं, सरकार अपने चुनाव के लिए या इस तरीके की जो है प्रोपगंडा करके लोगों को फंसा रही है। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर ईडी जो है वो ज़बरदस्ती लागू किया जा रहा है या हमारे आदमियों को परेशान किया जा रहा है। सर, तो ईडी और सीबीआई पर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये समझिए वो सरकार की एजेंसी है, किसी की एजेंसी नहीं रहती है। जो सरकार भारत सरकार है, भारत सरकार की एजेंसियाँ है, जो भी गलत होता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और हम सब लोग ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई जज नहीं है। अगर इस तरह की बात होती तो सुप्रीम कोर्ट तो सभी को फटकार लगा रही है, तो भाजपा को भी लगाती, सरकार को भी लगाती, और कहीं कमी पाती है तो लगाती है फटकार। लेकिन जब आप उस दिशा में हैं, उस कार्रवाई में लिप्त हैं, तो आपके खिलाफ तो ईडी और सीबीआई सब लोग जांच करेगी। अगर आप गलत पाए जाएंगे तो जेल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो ये चुनाव के समय ही इस तरह की चीज़ें क्यों की जाती है? अगर गिरफ्तारी करना था सिसोदिया जी को तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तभी बीजेपी को जो है मंदिर भी दिखने लगता है और जो उसके बाद जो है इस तरीके की चीज़ें भी दिखने लगती है। नहीं, जो हम लोगों का संकल्प है, जो अपना चुनाव घोषणा होता है, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। निश्चित प्रभु श्री राम मंदिर जो अयोध्या वाला कई वर्षों से पुराना चल रहा था, कोर्ट से चल रहा था, कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसमें सरकार का काम है कि जो कोर्ट का आदेश होता है उसका कंप्लान कराना। हमारे कंप्लान हो रहा है। 22 जनवरी को हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, प्रभु श्री राम का मूर्ति रखने, अनावरण करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा दिन है। हम लोग भी उसको अवसर मिलेगा तो अयोध्या जाएंगे, देखेंगे। और सीबीआई का जहाँ तक ईडी का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये एकदम निश्चित समझिए कि हम लोगों को
75 साल आज़ाद हुए हुए हैं। हमारे देश के बाद कई देश आज़ाद हुए और आज जो है विकसित देश हो गए। आज हम लोग भी विकास देश में है। उसका मात्र एक कारण है भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी एकदम 15 साल गुजरात के अंदर शासन उन्होंने किया और यहाँ भी 9.5 साल उन्होंने कर रहे हैं शासन देश के अंदर पूरा। भाई सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी किसी का नहीं है। वो किसी को भी चाहेगी अगर गलत होगा तो उसको दबोच कर और उससे पूछताछ करके अगर गलत होंगे तो जेल में डलवाने का काम वो करेगी। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये देश भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा था और आप अब देख रहे हैं। पहले क्या निकलता था जब पेपर पढ़ते थे तो हम लोगों के सामने जहाज घोटाला, चमड़ा घोटाला, जूता घोटाला, अनाज घोटाला और तमाम लालू या चारा घोटाला। मतलब हम लोगों का मनुष्य को तो खाते खाते लोग तो लालू यादव पशु का भी चारा खा गए। और नौकरी जिसको उन्होंने दिया अपने शासनकाल में और उससे ज़मीन का सौदा उन्होंने किया जो उसके उनके ऊपर भी सीबीआई चले। हमारे भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अंदर का कई राज्यों में शासन है, केंद्र में मंत्री आते हैं। हम लोग सिफारिश करते रहते हैं कि भैया एक भतीजा है, भैया एक हमारा कार्यकर्ता मित्र है, उसके भाई को चपरासी की नौकरी दे दिए। उससे साफ कहते हैं हमारे नेता कि निश्चित तौर पर हंसराज जी आप जिलाध्यक्ष हैं, उससे कहिए कि वो फार्म भरे, इंटरव्यू दे, रिटर्न निकाले। उसमें थोड़ा बहुत कहीं होगा कि कहीं भाई होगा, कहीं गड़बड़ी सड़बड़ी होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि सुधार कर भाई इस कार्यकर्ता हो। और कोई गुंजाइश नहीं है। आप सीधा सीधा एकदम फंडा और करीब 8 लाख के करीब पूरे भारत में नौकरी जो क्लास 4 क्लास 3 का दिया गया। निश्चित तौर पर हम लोगों ने पूछा भी, उन लोगों से इंटरव्यू लिया, एकदम ईमानदारी से, एक पैसा कहीं अपने छात्रों का, अपने लोगों का लगा नहीं और आराम से। पहले आप देखते थे कि लिस्ट बनकर जाता था, चाहे सपा का हो चाहे बसपा का हो, और कांग्रेस तो उसमें डूबी ही पूरा भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई। आज देखिएगा उनके नेता प्रियंका जी भी हैं, प्रियंका के आदमी भी हैं, राहुल जी हैं, इंदिरा और ये सोनिया गांधी हैं। सारे लोगों को कहीं ना कहीं जांच चल रहा है, कोई जमानत पर है। तो इस तरह के है हमारे भी नेता हैं, शासन भी किए हैं, आगे भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सीबीआई और किसी का नहीं हो तो सरकार का अंग है, अपने संविधान का अंग है। अब मैं एक एमएलसी से ये सवाल करना चाहता हूँ सर कि फ़िलिस्तीन युद्ध को, मैं हमास नहीं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, फ़िलिस्तीन युद्ध को एक एमएलसी कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर जो घटना घटी है इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग जैसे यहाँ हैं, कमरे में टीवी देख रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अगर कहीं से आक्रमण होता है तो ये बहुत गलत है। तो वो जो इजराइल के साथ जो हुआ, लोग अच्छे से अपने वातावरण में रह रहे थे, लेकिन फिलिस्तीन के लोग या वहाँ पर उनके देश के अंदर बसे हुए आतंकवादी जो इस तरह की घटनाओं किए, रॉकेट दागे, उसमें बच्चों की मौत हुआ और अचानक घबराहट हुआ, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। जी। और सर यहाँ के कुछ लीडर जो है वो फ़िलिस्तीन के दूतावास गए, लेकिन इजराइल के दूतावास नहीं गए। तो ये क्या 80-20 का जो अनुपात है ये वाकई में प्रूफ करता है कि 80-20 में भारत बटा हुआ है? मैं भारत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इंडिया शब्द नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, भारत पूरा है, लेकिन यहाँ जान ही रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम लोगों के सांसद, उन्होंने तुरंत इजराइल का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इजराइल हमारा पुराना दोस्त है, अगर उनके साथ इस तरह का हुआ है तो इजराइल के साथ में खड़ा हूँ। लेकिन मानवीय आधार पर जो हम अपने प्रधानमंत्री की एक सोच है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके हाथों में काम और सबका सम्मान, तो सबका सम्मान करते हुए कोरोना काल में आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 52 देशों को, अपने देश के नागरिक को बचाते हुए 52 देशों को दवा देने का काम किए थे। उसी तरह से यहाँ फिलिस्तीन और इराक को दोनों मदद करने का प्रधानमंत्री ने हमारा काम किया। तो दरिया दिल दिखाने का उन्होंने काम किया। हमारी सरकार दरिया दिल दिखाई है, इसीलिए तो आज लोकप्रियता में हमारे प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ हैं। जी सर, लास्ट सवाल कि अखिलेश यादव कहते हैं कि जब इनसे मांगिए रोटी रोटी तो ये बोलते हैं डाटा डाटा। सर ये क्या है सर, रोटी और डाटा का क्या संबंध है? निश्चित तौर पर आने वाले देखिए, इकोनॉमिक जो स्थिति भारत की थी, इकोनॉमिक स्थिति में 5वें स्थान पर भारत आ गया। अगर रोटी लोगों को नहीं मिलता तो कैसे दमदारी के साथ काम करते।
और डाटा तो तैयार करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का डाटा अगर तैयार आप नहीं करेंगे, आप देखें यहाँ मैं बैठा हूँ, कल मुझे बैठक जाना है तो डाटा तैयार कर लेकर नहीं जाऊँगा तो वहाँ दूंगा कैसे। अब विदेश के सामने, देश के सामने डाटा रखना पड़ेगा कि हमारे देश की स्थिति ये है, हम लोग इस स्थिति में हैं, तब जाकर विश्व लेवल का एक संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है, उस संगठन के सामने आपको डाटा रखना पड़ेगा। ये तो उनका कहना एक गलत बात है। अखिलेश जी का। सर, एक सवाल ये आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं, मीडिया हाउस ही बोल रही है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, और जो कि सर्वे रिपोर्ट जो आ रहे हैं, कुछ राज्यों में तो आपकी बढ़त दिखा रही है, लेकिन कुछ राज्यों में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो सेमीफाइनल वाला शब्द सही है, इसको सही तरीके से लागू किया गया है कि ये केवल मीडिया की एक कही हुई बातें हैं? नहीं, मीडिया कहे या विपक्ष कहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेमीफाइनल नहीं है, फाइनल 2024 का चुनाव होगा। ये राज्य का चुनाव है। राज्य में निश्चित तौर पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश में किया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस में कितना बड़ा पेपर घोटाला से वहाँ भी भ्रष्टाचार का ही आलम है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में आप देखिए कितना बड़ा नगद कैश ऐप के जरिए पकड़ाया है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए, जो 5 राज्य का चुनाव हो रहा है, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार हम लोग वापसी कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो हमारे यहाँ के विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि जहाँ जहाँ प्रचार करने के लिए गए थे, वहाँ लोगों से मिले हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ अच्छा है। और आप निश्चित यह समझिए कि हम लोग एमपी में वो वापसी कर रहे हैं, राजस्थान में तो अपनी सरकार नहीं है, लेकिन अपनी सरकार वहाँ बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का आप हाल देख ही लिया, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और सर, तेलंगाना पे? तेलंगाना में भी हम लोग कोशिश पूरा कर रहे हैं, उस पर गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इन 3 राज्यों में गारंटी है। सर, आपने अभी एमपी का नाम लिया कि हम रिपीट करें, लेकिन एमपी में तो सर पिछली बार चुनाव आप लोग हार गए थे। वहाँ तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सभी जानता है कि चुनाव हार गए थे आप लोग, और वहाँ पे विपक्ष जैसे कमलनाथ ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आपने वहाँ पे ज्योतिरादित्य को लेते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त किया, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिरी और फिर से आपने किया। तो इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार से लोग उब गए हैं। आप देखिएगा आने वाले दिनों में 2024 से 2029 का जो कार्यकाल होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। वो भारत के लिए होगा, भारत के जनता के लिए होगा, और भी आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। खरीद फरीद का कुछ लोग चाहते हैं, खुद लोग चाहते हैं कि भाई जहाँ न्याय हो, जहाँ जनता का विकास हो, जहाँ सम्मान हो, उसी पार्टी में लोग आना चाहते हैं। तो ये तो हर तरह से पहले से भी चला आ रहा, आज भी है, आगे भी चलता रहेगा कि कहीं किसी तरह से कहीं दूसरे पार्टी में रहते हैं लोग, लेकिन जब उनका मन उब जाता है, वहाँ उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, उनका अपमान होता है, तो चाहते हैं कि दूसरे पार्टी में चलकर सम्मान लिया जाए और जनता का सेवा किया जाए। कहीं कहीं बहुत ऐसे पार्टियां हैं कि सिंगल पार्टी, जैसे बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, इन लोगों के शीर्ष नेतृत्व संगठन तो है नहीं, इन लोगों का सिंगल पार्टी और सिंगल नेता है। ये जो कहते हैं वही संगठन करता है, लेकिन हम लोगों का संगठन है, ये बूथ से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक संगठन जो कहता है वही सरकार करती है। सरकार और संगठन का तालमेल चलता है, इसलिए बहुत कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। सर, यहाँ पे एमपी में कहा जा रहा है सर कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए मोदी जी को वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि पूरी चुनाव जो है सिर्फ मोदी जी के ईमानदारी पे या उनके फेस दिखा के ही लड़ा जा रहा है। तो क्या इनका अपना वजूद नहीं है? शिवराज जी की चौहान इस समय अगर ग्राफ देखा जाए तो बहुत नीचे आ गया। तो क्या ऐसा भी विचार आप लोग के मन में चल रहा है कि उनको इस बार सीएम न बना के किसी और को सीएम प्रोटेक्ट किया जाएगा? ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री का बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी हम सब लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है। 9.5 साल हो गया, एक दिन वो बीमार नहीं हुए, और काम को अपना जो उनका लक्ष्य है श्रेष्ठ भारत को करने का, अपने को करने का, जनता खुद कर रही है, और एक दिन उन्होंने छुट्टी नहीं लिया। तो उनसे तो हम लोग सीखते हैं कि हम लोग भी सोचते हैं कि 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा 16 घंटा, चाहे 1 बजे रात हो, चाहे 2 बजे रात हो, चाहे किसी के दुख सुख में, चाहे संगठन का काम हो, चाहे जिस तरह का हम लोग करें। तो प्रधानमंत्री तो हर राज्य में मेहनत करते हैं, उनका एक लक्ष्य है भारत माता को विश्व गुरु बनाने का, उस लक्ष्य को वो पूरा कर रहे हैं। वो कोई किसी को कमज़ोर है वो नहीं समझते। जहाँ तक शिवराज सिंह का सवाल है, शिवराज सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत मेहनती हैं। ऐसा कई सवाल है, जाकर आप वहाँ इस बार देखिएगा, रिजल्ट आएगा।
बहनों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ा उन्होंने भी काम वहाँ किया है जो महाकाल का पुनर्निर्माण कराकर आज जब हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो लगता है कि जैसे काशी विश्वनाथ है, जैसे अयोध्या है, जैसे महाकाल, जैसे केदारनाथ है, ऐसे सब तमाम लोगों का एक आस्थाएँ जो बढ़ती है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। सर ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता ये कहती है कि आदमी बहुत अच्छे हैं, प्रशासक अच्छे नहीं हैं, और यही चीज़ रमन सिंह पे भी कहा जाता है। और दोनों जगह पे देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, जबकि इतना एफर्ट मैंने देखा नहीं उनको, लेकिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि रमन सिंह की भी जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आई है और शिवराज जी की जो है वो भी बहुत नीचे आई है। तो क्या वाकई में आदमी अच्छे, प्रशासक अच्छे नहीं है दोनों लोग? इस पर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अच्छा है, प्रशासक भी अच्छे हैं, आदमी भी अच्छे हैं। और प्रधानमंत्री का हमारा स्वभाव है, उन्होंने कहा है ना कि सबको एक साथ लेकर चलने का काम उन्होंने किया है, तो उनका तो स्वभाव है, वो काम करने के लिए यहाँ पर सेवा करने के लिए उन्होंने तो कहा था 2014 में लाल किले के मैदान से कि आपने हमने प्रधानमंत्री जरूर बनाया है, लेकिन मैं प्रधान सेवक के रूप में काम करूँगा, आप लोगों का सेवा करूँगा। ये गरीबों की सरकार है। आपने देखा होगा कि 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ फ्री में राशन देने का काम, किसान सम्मान निधि का काम, सबके शौचालय जो नित्य का काम था जो उसको सबसे बड़ा उन्होंने काम किया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाकर जो छोटी छोटी 18 वर्ग के लोग हैं जो छोटा छोटा व्यवसाय करके अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, उसको भी उन्होंने लागू कर दिया। महिला बिल भी उन्होंने लिया कर महिला आरक्षण लागू उन्होंने कर दिया। और भी देखिए कि जो जात पात की आज लोग पार्टी बात करते हैं, शासन तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन शासन का असली कंप्लान किसी ने किया तो ओबीसी का आयोग जो केंद्र में गठन करके प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि मैं जो कहता हूँ वो करके जाऊँगा। सर ये सवाल हमारा बीच में से छूट गया था कि क्या ये वाकई में लोकसभा का ये सेमीफाइनल है? इसको एक एमएलसी की नज़र से आप कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये चुनाव है राज्य का, सेमीफाइनल नहीं है। सीधी फाइनल चुनाव 2024 में होता है। ये 5 राज्य से इतना बड़ा हमारा देश है, ये 5 राज्य से थोड़ा सेमीफाइनल होगा, कोई कुछ नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये समझिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी के मूड में एकदम पूरा है। सर 5 राज्य को इसलिए इम्पोर्टेंट किया जाता है क्योंकि जो बीजेपी की जन आधार का आधार है वो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, और ये सब उत्तर भारत के राज्य आते हैं। दक्षिण में तो आप लोग है ही नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, दक्षिण में भी आप परसेंटेज में देखेंगे, कर्नाटक में चुनाव हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं, परसेंटेज भी हम लोगों का सही था। हाँ, थोड़ा बहुत कम बेसी होता रहता है। और पूरे भारत में वही कहा गया है ना कि सबका जब साथ मिलेगा तभी जाकर कोई चीज़ आप निर्माण कर सकते हैं। तो हर जगह हम लोग हैं। आने वाले दिनों में 2014-2019 से बड़ी जीत हम लोग करने जा रहे हैं। जी सर आज छठ है, तो क्या क्षेत्र और देश को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर बहुत दीर्घायु होने की जो माताएं अर्घ देती हैं सबके खुशहाली के लिए, सबके जीवन में सृष्टि के लिए, तो छठ पूजा पर मैं निश्चित तौर पर बहुत सभी लोगों को, अपने काशीवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। सर नव काशी की तरफ से सर आपने समय दिया, इसके लिए सर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।